नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी ज़रा संभल कर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं प्रिया आपको अपनी ज़िंदगी के उस पन्ने पर ले जाऊंगी जिसे मैंने दुनिया से छिपा कर रखा था। पर आज ये बोझ हल्का करना चाहती हूँ। मेरी इस रस भरी कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मेरा खास सरप्राइज़ मिलेगा। मेरा नाम प्रिया है, उम्र 32 साल। लोग कहते हैं मैं आज भी किसी अप्सरा जैसी लगती हूँ। जब सादी पहनकर निकलती हूँ तो हवाएं भी थम जाती हैं। पर क्या फ़ायदा उस चमक का जिसका कोई कदरदान ना हो। मेरे पति राहुल बहुत प्यार करते थे मुझे। उनकी बाहों की वो गर्मी आज भी याद आती है। पर एक हादसे ने उन्हें व्हील चेयर पर ला दिया। 8 साल की शादी और अब 9 महीने का सन्नाटा। एक रात मैंने अलमारी से वो नीली वाली परफ्यूम की शीशी निकाली जो राहुल को बहुत पसंद थी। मैंने उसे अपनी गर्दन पर लगाया और खुद को आईने में देखा। राहुल सो रहे थे, पर मेरी धड़कनें वो तो कुछ और ही मांग रही थी। तभी घर में आए विशाल, मेरे देवर। उम्र सिर्फ 26 साल, कसरती बदन, सांवला रंग और वो आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। राहुल की सेवा के लिए वो गांव से आए थे। शुरुआत में तो वो मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाते थे, पर मुझे महसूस होता था जब मैं उनके पास से गुजरती थी तो उनकी सांसें तेज़ हो जाती थीं। एक दोपहर किचन में बहुत गर्मी थी। मैंने सादी का पल्लू थोड़ा ढीला छोड़ा हुआ था। विशाल पानी लेने आए और मुझे देखते ही फ्रीज़ हो गए। मैंने जानबूझकर कहा, विशाल क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। उनके हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। वो लड्डू खिदाते हुए बोले, भाभी आप आज बहुत अलग लग रही हैं। मैंने मुस्कुराकर उनके करीब जाकर कहा, अलग या अच्छी। रात के 11 बज रहे थे। राहुल को दवा देकर मैंने सुला दिया था। घर में सन्नाटा था, सिर्फ मेरी पायल की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने किचन में जाकर अदरक वाली कड़ी डोक चाय बनाई और उसमें वो खास मसाला मिलाया जो मैंने शहर की एक पुरानी दुकान से लिया था, सिर्फ ऊर्जा के लिए। मैं चाय का कप लेकर विशाल के कमरे में गई। वो लेटे हुए मोबाइल देख रहे थे। मुझे देखते ही उठकर बैठ गए। मैंने धीरे से कहा, विशाल नींद नहीं आ रही। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, भाभी जब सामने चाँद हो तो नींद किसे आती है। मेरी हंसी छूट गई। मैंने उन्हें चाय का कप थमाया। चाय पीते ही विशाल का अंदाज़ बदल गया। उन्होंने अचानक मेरी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। मैं उनके सीने से जा टकराई। उनकी आंखों में वो लालच साफ दिख रहा था जिसे मैं हफ्तों से जगाना चाहती थी। विशाल ने धीरे से मेरे कान के पास आकर कहा, भाभी मैं बहुत दिनों से खुद को रोक रहा था, पर अब बस। मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। उनकी बाहों में वो ताकत थी जिसकी मुझे तलाश थी। उस रात प्रिया की रूह का वो सूखापन विशाल के जोश ने भर दिया। अगली सुबह जब उठी तो विशाल बेड पर बैठकर मुझे ही देख रहे थे। उन्होंने मासूमियत से पूछा, भाभी बुरा तो नहीं लगा। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, पगले बुरा क्यों लगेगा, अब से मैं तुम्हारी हूँ। राहुल अभी भी कमरे में सो रहे थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके भाई ने उनकी पत्नी की ज़िंदगी में फिर से फूल खिला दिए हैं। अगले कुछ दिन जैसे सपनों के जैसे गुजर रहे थे। सुबह की चाय हो या दोपहर का सन्नाटा, मेरी और विशाल की नज़रें हर जगह एक दूसरे को तलाशती थीं। पर एक डर भी था। राहुल का कमरा बिल्कुल पास था। वो भले ही हिल नहीं सकते थे, पर उनके कान बहुत तेज़ थे। एक रात मैं विशाल के कमरे में थी। हम दोनों बहुत करीब थे। तभी अचानक राहुल के कमरे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। धड़म। मेरा दिल हलक में आ गया। विशाल एकदम से सीधा बैठ गया। मैंने जल्दी से अपनी साड़ी संभाली और दौड़ ढक कर राहुल के पास गई। राहुल ज़मीन पर पड़े थे, शायद पानी पीने की कोशिश में गिर गए थे। उनकी आंखों में लाचारी थी और मेरा मन ग्लानि से भर गया। मैंने उन्हें उठाया और बेड पर लिटाया। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ देकर कहा, प्रिया तुम कहाँ थी, मैं कब से आवाज़ दे रहा था। मैंने झूठ बोला, मैं किचन में सफाई कर रही थी राहुल। उस रात
मुझे पहली बार लगा कि मैं आग से खेल रही हूँ। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। हमारे मोहल्ले के वो 3 लाडके जो मुझे छत पर घूरते थे, अब वो विशाल पर भी नज़र रखने लगे थे। एक दिन जब विशाल बाज़ार से सामान ला रहा था तो उनमें से एक ने उसे रोक लिया। क्यों भाई, भाभी की बहुत सेवा कर रहे हो, हमें भी तो मौका दो कभी। विशाल घर आया तो उसका चेहरा लाल था। उसने मुझसे सब बताया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये बात राहुल तक न पहुंच जाए। मैंने विशाल को समझाया, पागल, दुनिया तो कहेगी ही, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। पर विशाल अब थोड़ा बदल रहा था। उसके अंदर का कच्चापन अब एक ज़िद में बदल रहा था। वो अब मुझसे हक जताने लगा था, जैसे मैं उसकी पत्नी हूँ, भाभी नहीं। तभी एक दोपहर मुझे राहुल और मेरी शादी की वो पहली रात याद आ गई। राहुल ने मुझे गुलाब का फूल दिया था और कहा था, प्रिया, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। वो कितने वादे थे, कितनी यादें थीं। मैंने अलमारी से वो पुरानी एल्बम निकाली, राहुल की वो हंसती हुई फ़ोटो और आज ये बिस्तर पर पड़ा हुआ बेजान शरीर। अचानक विशाल पीछे से आया और उसने एल्बम मेरे हाथ से छीन ली। क्या देख रही हो भाभी, पुराना वक्त लौट कर नहीं आता। उसकी आवाज़ में जलन थी। मैंने उसे डांटा, विशाल, वो तुम्हारे भाई हैं। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़स लिया और बोला, भाई हैं, पर अब इस घर के मर्द मैं हूँ। उसकी आंखों में वो जुनून था जिसने मुझे डरा भी दिया और अंदर तक झकझोर भी दिया। 9 महीने पूरे होने वाले थे। डॉक्टर ने कहा था कि राहुल अब धीरे धीरे चल पाएंगे। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक तरफ खुशी थी कि राहुल ठीक हो रहे हैं, पर दूसरी तरफ विशाल था जो अब मुझे छोड़ देने को तैयार नहीं था। उस रात विशाल ने मुझसे एक ऐसी मांग कर दी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, भाभी, चलो कहीं दूर चलते हैं। भैया तो अब ठीक हो जाएंगे, पर मेरा क्या होगा। मैं सन्न रह गई। एक तरफ मेरा सुहाग था और दूसरी तरफ वो गहरा एहसास जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने राहुल खड्डी थे, बिना किसी सहारे के, अपनी दोनों टांगों पर। उन्होंने सब सुन लिया था, या वो कुछ और कहना चाहते थे। प्रिया की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धमाका होने वाला था। धीमी और कांपती हुई आवाज़। दरवाजे पर राहुल खड़े थे, बिना किसी सहारे के। मेरी रूह कांप गई। विशाल का हाथ अभी भी मेरी कमर पर था। मैंने झटके से उसे पीछे धकेला। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। राहुल की आंखों में वो गुस्सा नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। वहाँ तो एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल ने धीरे से कहा, प्रिया, तुम डर क्यों रही हो। मैं तो बस ये बताने आया था कि मैं अब ठीक हूँ। विशाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विशाल ने हकबकाते हुए कहा, भैया, वो भाभी को चक्कर आ गया था, बस वही देख रहा था। राहुल मुस्कुराए, पर वो मुस्कान जहरीली थी। अच्छा, तो चक्कर बेडरूम में आया था या किचन से यहाँ तक आ गया। मेरा गला सूख गया। अगले 3 दिन घर में एक अघोषित युद्ध चल रहा था। राहुल अब चलने लगे थे, पर वो कुछ कह नहीं रहे थे। वो बस मुझे और विशाल को देखते रहते। एक रात राहुल ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ इन 9 महीनों में तुम पर क्या गुजरी है। मैं तुम्हें एक आज़ादी देना चाहता हूँ। मैंने डरते हुए पूछा, कैसी आज़ादी राहुल। उन्होंने एक कागज़ निकाला। वो डिवोर्स पेपर्स थे। मैं तुम्हें विशाल के साथ जाने की इजाज़त देता हूँ, पर एक शर्त है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल ने कहा, तुम्हें इस घर की सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी और अपनी बेटी को हमेशा के लिए भूलना होगा। दोस्तों, मेरे सामने एक तरफ मेरा प्यार विशाल था और दूसरी तरफ ममता। मेरा दिल फट रहा था। मैं रोती हुई विशाल के पास गई। विशाल, राहुल सब जानते हैं, वो हमें जाने दे रहे हैं, पर बेटी और घर छीन लेंगे। चलो कहीं दूर चलते हैं। विशाल का चेहरा अचानक उतर गया। उसने मेरा हाथ झटक दिया और बोला, भाभी, पागल हो गई हो क्या। बिना पैसे और घर के हम कहाँ जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि भैया के जाने के बाद सब हमारा होगा। विशाल की ये बातें सुनकर मुझे झटका लगा।
जिस विशाल को मैं अपना सहारा समझ रही थी, वो तो सिर्फ मेरी खूबसूरती और राहुल की दौलत का भूखा था। उसने ठंडे लहजे में कहा, देखो भाभी, अगर जायदाद नहीं मिलेगी तो मैं गांव वापस चला जाऊंगा। मैं कोई मजदूरी नहीं कर सकता। उस पल मुझे समझ आया कि मैंने एक कीच को साफ करने के चक्कर में दलदल में पैर रख दिया था। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब मैं रोऊंगी नहीं। मैंने राहुल के पास जाकर उनके पैर पकड़ डट लिए। राहुल, मुझसे गुनाह हुआ है, पर ये विशाल, ये आपके साथ गद्दारी कर रहा था। पर राहुल ने जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। राहुल हंसने लगे। प्रिया, तुम्हें क्या लगा? विशाल यहाँ अपनी मर्जी से आया था। मैंने ही उसे भेजा था तुम्हारी वफादारी आजमाने के लिए। मैं सन्न रह गई। राहुल ने आगे कहा, मुझे शक था, इसीलिए मैंने नाटक किया कि मैं चल नहीं सकता। विशाल मेरा भाई नहीं, मेरा मोहरा था। दोस्तों, ये खेल इतना गहरा था कि मैं समझ ही नहीं पाई। राहुल ने मुझे और विशाल दोनों को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। प्रिया इतनी कमज़ोर नहीं थी। मैंने उस नीली परफ्यूम की शीशी में कुछ और भी मिलाया था, वो परफ्यूम जो राहुल रोज़ लगाते थे। अगले ही पल राहुल के गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। वो बेड पर गिर पड़े। मैंने उनके कान में कहा, राहुल, खेल तुमने शुरू किया था, पर ख़त्म मैं करूँगी। राहुल बेड पर छटपटा रहे थे। उनकी आंखों में वही लाचारी थी जो 9 महीने पहले मैंने देखी थी, पर इस बार ये लाचारी मैंने दी थी। मैंने उनके कान के पास जाकर धीरे से कहा, राहुल, तुम्हें क्या लगा? तुम अकेले खिलाड़ी हो। जिस परफ्यूम की खुशबू तुम्हें इतनी पसंद थी, उसमें मैंने धीरे धीरे वो धीमा झर मिलाना शुरू कर दिया था जो सीधे तुम्हारे नसों पर वार करता है। तुमने मेरा इम्तिहान लेने के लिए विशाल को भेजा। तुमने अपनी ही पत्नी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। राहुल, एक औरत जब टूटती है तो वो बिखरती नहीं, वो पत्थर बन जाती है। अब तुम न बोल पाओगे न चल पाओगे। दुनिया को लगेगा कि तुम्हें फिर से वही पुराना दौरा पड़ रहा है, और मैं तुम्हारी वही बेचारी और सेवा करने वाली पत्नी बनी रहूँगी। विशाल कमरे के कोने में खड़ा कांप रहा था। उसने राहुल की हालत देखी तो उसके पैर डगमगाने लगे। भाभी, ये आपने क्या कर दिया? ये तो मर्डर है। मैं पुलिस को बता दूंगा। मैं मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ी। विशाल पीछे हटने लगा। मैंने उसका कॉलर पकड़ रहा और कहा, पुलिस को क्या बताओगे विशाल कि तुम अपनी भाभी के साथ क्या क्या कर रहे थे? आज की ये रस भरी और ख़तरनाक कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सीज़न 2 लाऊं, जहां अंजलि और प्रिया की कानूनी जंग शुरू होगी, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मेरे अगले राज का पता सबसे पहले चलेगा। धन्यवाद।